हेलो दोस्तों, स्वागत आपका है ऑनलाइन यूट्यूब चैनल अवध कोचिंग क्लास पर। तो देखिए, भूगोल की श्रृंखला जो कंटिन्यू हमारी चल रही है, जो आरपीएफ में आए हुए सवाल हैं। आज हमारा तीसरा ये क्या होगा, भाग होगा। क्या होगा? तीसरा भाग होगा। इसमें 20 क्वेश्चन होंगे। उसको अच्छे से एक्सप्लेन के साथ हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या होने वाला है। लिखा है कि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट डैश डैश में स्थित है। भुवनेश्वर, कोच्चि, मुंबई या विशाखापट्टनम। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, देखिए ये कहाँ पे है? ये आपका मुंबई में है। ठीक है, कहाँ पे है? मुंबई में है। जो जवाहरलाल नेहरू जो पोर्ट ट्रस्ट है, इसे नहावा सेवा भी बंदरगाह कहते हैं। ठीक है, नहावा सेवा क्या बोलते हैं? बंदरगाह कहते हैं। बंदरगाह कहते हैं। ठीक है, जो ये मुंबई बंदरगाह है ना, जो ये मुंबई बंदरगाह है, मुंबई बंदरगाह के दक्षिण में ही इसको स्थापित किया गया, स्टेबल किया गया है। तो जो मुंबई बंदरगाह है वो तो भारत का सबसे बड़ा क्या है, प्राकृतिक बंदरगाह है ही है। लेकिन अगर आप देखेंगे कि अगर ये कहा जाए कि भाई वहां पे इतनी व्यस्तता है मुंबई बंदरगाह पे, तो उस व्यस्तता को कम करने के लिए, हमने क्या किया है कि उससे थोड़ा सा दूर, यानी कि साउथ में, मुंबई बंदरगाह के साउथ में हमने ये बनाया है नेहरू, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, या उससे पहले नहावा शेवा बंदरगाह कहते थे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखिएगा। जो नहावा शेवा बंदरगाह है, ये क्यों बनाया गया है? तो बताना है ये कि मुंबई बंदरगाह की जो व्यस्तता है, जो भार है, उसको कम करने के लिए मुंबई बंदरगाह के भार या व्यस्तता को कम करने हेतु ये बनाया गया है। तो जो मुंबई बंदरगाह है वो भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। ये भी ध्यान रखेंगे आप। क्या आपको ध्यान रखना है कि ये जो मुंबई बंदरगाह है, मुंबई बंदरगाह ये क्या है? ये बताएंगे कि भारत का ये क्या है? सबसे बड़ा, ये क्या है? प्राकृतिक बंदरगाह है। बंदरगाह। लेकिन कंटेनरों के मामले में देखा जाए कि कंटेनरों के मामले में सबसे बड़ा जो बंदरगाह है वो कौन सा आपका है? तो नहावा सेवा बंदरगाह। नहीं, ये पूरी तरीके से क्या, कंप्यूटरीकृत है, यानी पूरा काम कंप्यूटराइज होता है। ठीक है ना, यहाँ पे आगे देखिए, क्षेत्रफल के मामले में डैश डैश दुनिया का सबसे बड़ा देश है। चीन, ब्राजील, रूस या यूएसए। तो देखिए, क्षेत्रफल के मामले में तो ये कौन सा हो जाएगा आपका? रूस हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा भाई? रूस हो जाएगा। क्योंकि आप देखेंगे जो रूस है, ये कहीं ना कहीं पूरे विश्व के लगभग 11% का एरिया तो कवर करता ही करता है, 11%। लेकिन जो रूस है, ये एक चीज आप ध्यान रखेंगे कि ये यूरोप, ठीक है, यूरोप व एशिया, इन दोनों का हिस्सा है ये। ये क्या है? दोनों का हिस्सा है। दोनों का हिस्सा है। ठीक है, क्योंकि इसकी जो रूस की राजधानी मॉस्को है वो यूरोप वाले हिस्से में पड़ती है। ध्यान रखेंगे कि जो रूस की राजधानी मॉस्को है वो यूरोप वाले हिस्से में पड़ती है। ठीक है, और एक बात और कहना कि रूस रूस की क्रांति पूछी जाती है कि रूस की क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? इसकी जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1917 में। कब हुई थी? 1917 में हुई थी। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तीसरा देखिए, भारत में बायोस्फीयर रिजर्व निम्नलिखित में से कौन सा है? पूर्वी घाट, सुंदरवन, पश्चिमी घाट या मिजोरम पर्वत। तो उससे पहले हमने वीडियो में पढ़ा है ना कि सुंदरवन है नहीं, बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, कहाँ पे है? तो ये है वेस्ट बंगाल, यानी कि पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल। वियतनाम की राजधानी कौन सी है? हनोई, बाली, बैंकॉक, पोर्ट विला। ठीक है, देखिए जो वियतनाम है ना, वियतनाम ये कहीं ना कहीं जो अपना कह सकते हो कि
पूर्व उत्तर पूर्व वाले हिस्से में जो देश हैं, यानी जो आसियान कंट्री हैं, उसका ये देश है। तो इसकी जो राजधानी है वियतनाम की, वो कौन सी है? तो हनोई है। कौन सी है? हनोई है। ठीक है। लेकिन यहीं पर अगर हम पोर्ट विला की बात कर लें तो ये भी राजधानी है किसकी? तो वना अतु की क्या है? ये राजधानी है, राजधानी है। बाकी बैंकॉक तो थाईलैंड की राजधानी है, थाईलैंड की है। ठीक है। बाकी बाली जो है एक शहर है, कहाँ का? इंडोनेशिया का। तो इंडोनेशिया का एक मतलब कैसे टूरिस्ट प्लेस वाला ये क्या है? स्टेट है, कौन सा? बाली है। ठीक है। तो हनोई वियतनाम की क्या है? राजधानी हो जाती है। पूर्व पश्चिम गलियारा कॉरिडोर पोरबंदर से जोड़ता है। देखो पूर्व पश्चिम जो गलियारा है ना, तो ये पश्चिम में कौन सा आपका? पोरबंदर। और पूर्व में कौन सा है? सिलचर। कौन सा है? सिलचर। सिलचर जो है ये कहाँ पड़ता है? असम में। कहाँ पड़ता है? असम में है आपका कौन सा? सिलचर है। जैसे अगर भारत में आप देखेंगे तो ये गलियारा आपको मेरे हिसाब से ध्यान रखना चाहिए। देखिए इन गलियारों में आपको ध्यान रखना ये चाहिए कि आप देखेंगे यहाँ पर इस वाले हिस्से में, ठीक है, यहाँ पे आपका एक शहर होगा, इसका नाम है क्या? पोरबंदर। पोरबंदर, जो कि ये कहाँ पड़ेगा? गुजरात में। ये कहाँ पे होगा? गुजरात में। ठीक है, गुजरात में। एक यहाँ पे शहर पड़ेगा आपका असम में, जिसका नाम है सिलचर। सिलचर असम में है। ठीक है। और ऐसे ही आपको एक शहर इधर मिलेगा इस वाले हिस्से में, इसका यहाँ पे नाम क्या है? श्रीनगर। श्रीनगर। और यहाँ पे मिलेगा आपको एक कन्याकुमारी। तो देखिए अब ये हिस्सा हम सभी को पता है ना, ये जो हिस्सा है, ये हिस्सा, ये पश्चिम का, ये पूर्व का, ये उत्तर का, ये दक्षिण का है। तो अगर पश्चिम पूर्व गलियारा पूछता है, ये जो पश्चिम पूर्व जो गलियारा है, ये किन किन दो शहरों को जोड़ेगा? ये किन किन दो शहरों को जोड़ेगा? तो बताएंगे पोरबंदर और सिलचर को। लेकिन अगर ये कहा जाए कि उत्तर दक्षिण गलियारा किसको जोड़ेगा? उत्तर दक्षिण गलियारा किसको जोड़ेगा? तो ये आपका कौन सा है? श्रीनगर को कन्याकुमारी से। किसे? श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखिएगा कि ये जो है, ये कौन सा गलियारा है? इसे कहते हैं उत्तर उत्तर दक्षिण गलियारा। उत्तर दक्षिण गलियारा या कॉरिडोर बातें की है। और इसको क्या कहेंगे? इसको कहते हैं हम लोग पश्चिम पूर्व गलियारा। पश्चिम पूर्व गलियारा। ठीक है, पश्चिम पूर्व गलियारा हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला आपका है, दुनिया में चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? ये चौथा बोल रहा है, उत्तर अमेरिका, एशिया, या दक्षिण अमेरिका, या अफ्रीका। देखिए चौथा है ना, चौथा, तो चौथा में क्या है? सबसे बड़ा जो है वो है कौन सा? दक्षिण अमेरिका। कौन सा है? दक्षिण अमेरिका। क्योंकि एशिया जो है वो पहले स्थान पे है, अफ्रीका जो है वो सेकंड स्थान पे है, और उत्तर अमेरिका थर्ड स्थान पे है, और दक्षिण अमेरिका फोर्थ स्थान पे है। और मैं अगर बात करता हूँ भैया पांचवें नंबर का, तो वो हो जाए कौन सा? अंटार्कटिका। और छठे पे आपका यूरोप। और सातवां जानते ही हैं, सबसे छोटा, वो कौन सा हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। कौन सा हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि जबलपुर शहर किस नदी के किनारे स्थित है? पहली बात तो ध्यान रखो कि जबलपुर शहर जो है वो किस राज्य में है नहीं? तो जो जबलपुर शहर है वो आपका मध्य प्रदेश में है। कहाँ पे है? तो जबलपुर जो शहर है ये आपका कहाँ पे है? तो ये है
मध्य प्रदेश में, ठीक है, मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश में नदी कौन सी है? नर्मदा। कौन सी है? नर्मदा। तो हालांकि मध्य प्रदेश में सबसे लंबी नदी या सबसे बड़ी नदी या वहां की राजकीय नदी कौन सी है? वो है नर्मदा। कहाँ की? मध्य प्रदेश की, ठीक है, मध्य प्रदेश की। बाकी यहाँ पे अगर आप देखते हैं महानदी, तो ये तो ओडिशा में प्रवाहित होती है, ओडिशा और छत्तीसगढ़ में प्रवाहित होती है। ब्रह्मपुत्र की बात करते हैं तो ये अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय वाले क्षेत्रों में रहती है। भीमा की बात करें तो ये कर्नाटक वाले क्षेत्र में प्रवाहित होती है, क्योंकि कृष्णा की ये सहायक है। कौन सा देश प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक है? जो कि जो नेचुरल जो आपका रबड़ है, जो कि हीविया नामक पौधे के लैटिक्स यानी दूध से प्राप्त होता है, तो वो कह रहा है कि मतलब प्राकृतिक रबड़ का उत्पादन सबसे बड़ा कौन सा देश है? ठीक है, तो देखिए इसका सबसे बड़ा जो देश है उत्पादक, वो है कौन सा? थाईलैंड। कौन सा भाई? थाईलैंड, ठीक है। थाईलैंड के बाद जो सेकंड स्थान आता है वो आता है किसका? इंडोनेशिया का। किसका आता है? इंडोनेशिया का आता है, ठीक है, इंडोनेशिया का आता है सेकंड, ठीक है। भारत प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन में चौथा स्थान आता है। किस नंबर आता है? चौथा स्थान पे आता है। तो प्राकृतिक रबड़ जो है ना, कई साल आता है कि इसका शायद ये ध्यान नहीं आ रहा है कि प्राकृतिक रबड़ जो है ना, इसका वो आइसोप्रेन क्या है? प्राकृतिक बहुलक आता है ना, प्राकृतिक रबड़ का जो प्राकृतिक रबड़ इसका बहुलक क्या होता है? तो आइसोप्रीन होता है, ठीक है, आइसोप्रीन। अरुणाचल प्रदेश का राजधानी शहर कौन सा है? तेतु, त्वांग, रोइंग या ईटानगर, ठीक है। अब देखिए अरुणाचल प्रदेश की जो राजधानी है वो कौन सी है? ईटानगर। हालांकि त्वांग जिला है अरुणाचल प्रदेश में ही, और त्वांग एक मठ भी है। क्या है? त्वांग एक मठ भी है। तो अब देखो जो अरुणाचल प्रदेश है, इससे संबंधित आपको क्या बातें ध्यान रखनी चाहिए? अरुणाचल प्रदेश, वैसे अरुणाचल प्रदेश आप देखें तो इसको हम लोग पहले एक नाम भी देते थे, इसे कहते थे नॉर्थ ईस्ट, है नी, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। इसका पहले क्या नाम था? यानी अरुणाचल प्रदेश को पहले किस नाम से जाना जाता था? अगर ये सवाल आपसे बनता है तो आप क्या बताएंगे? नॉर्थ ईस्ट, है नी, क्या है? नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी कहते थे अरुणाचल प्रदेश को। अब देखिए अरुणाचल प्रदेश में अगर आप देखते हैं तो ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी इसी राज्य से, इसी राज्य से दिहांग, इसी राज्य से दिहांग नाम से क्या करती है? भारत में प्रवेश करती है, भारत में प्रवेश करती है, ठीक है। वो दर्रा एक है ना, यांग याप दर्रा, तो यांग याप दर्रे के सहारे ही ब्रह्मपुत्र नदी भारत में क्या करती है? प्रवेश करती है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में आप ध्यान रखेंगे कि यहां पर एक क्या है? शून्य घाटी है। क्या है? शून्य घाटी है, शून्य घाटी। और इस शून्य घाटी में एक जनजाति पाई जाती है, अपातानी। अपातानी जनजाति पाई जाती है, जो कौन सा महोत्सव मनाती है? तो बताएंगे वो मनाती है ड्री महोत्सव या फेस्टिवल मनाती है। कौन सा? ड्री फेस्टिवल या महोत्सव मनाती है यहाँ पे। अरुणाचल प्रदेश में ही आपको नाम दफा क्या मिलेगा? आपको राष्ट्रीय उद्यान मिलेगा, राष्ट्रीय उद्यान, जो कि एक टाइगर रिजर्व भी है। क्या है? एक टाइगर रिजर्व भी है। अरुणाचल प्रदेश में आप बताएंगे एक शहर है किबुथु, किबुथु, किबुथु कह सकते हैं कि बिंदु जो है, बिंदु भारत का
सबसे क्या है, पूर्वी, सबसे पूर्वी स्थल है या बिंदु है या पॉइंट है, कौन सा, किबथु, कौन सा, किबथु। तो अरुणाचल प्रदेश के बारे में इतनी थोड़ी सी बात को ध्यान रखना पड़ेगा, या फिर हम लोग कह लें अरुणाचल प्रदेश में एक चोटी है नामचा बरवा, हमने सुना है कौन सा, नामचा बरवा, नामचा बरवा चोटी। तो ये कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में ही है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में है। आगे देखिए, जापान की राजधानी क्या है, बीजिंग, काहिरा, टोक्यो, एरेवान। तो जापान की राजधानी कह रहा है, तो जापान की राजधानी जो है वो आपका कौन सा है, टोक्यो है, कौन सा है, टोक्यो है, ठीक है। बाकी और अगर हम देखें तो एरेवान ये राजधानी है किसकी, अर्मेनिया की, अर्मेनिया की राजधानी है। काहिरा आप देखें तो ये मिस्र की राजधानी है, किसकी है, मिस्र की। और बीजिंग देखेंगे तो ये चीन की राजधानी है, इसकी है, चीन की राजधानी हो जाती है। अब जो जापान है, जापान 4 बड़े आइलैंडों पे स्थित है, जैसे आपने पढ़ा होगा, सिकोकू है नी, होक्काइडो है नी, क्यूशू, इस तरीके से 4 आपके क्या हैं, आइलैंड हैं, ठीक है। तो कह सकते हैं कि जापान जो है, जापान 4 बड़े द्वीपों पर बसा है, 4 बड़े द्वीपों पर ये बसा है, कौन है, तो जापान, ठीक है, जापान। रेत से बने स्थान और समुद्र के बीच, समुद्र के भीतर जमीन की मिट्टी द्वारा समुद्र से अलग हुए क्षारीय पानी की झील को क्या कहते हैं। देखिए, समुद्र से जो भी झील बनती है उसे हम लैगून झील कहते हैं, क्या बोलते हैं, उसको हम लोग लैगून झील कहते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, लैगून झील कहते हैं, क्या बोलते हैं, लैगून झील कहते हैं। जैसे सपोज करते हैं ये लैगून झील निर्माण हो जाती है कैसे, कि जो समुद्र से बहुत सारे अवसाद जब तट पर जमा हो जाते हैं तो वो एक बैरियर बना लेते हैं और क्या करते हैं, जो पानी है उसको अलग कर देते हैं, है नहीं, समुद्र का पानी उससे अलग हो जाता है, तो वो बन जाता है लैगून झील। तो लैगून झील का निर्माण कैसे होता है, तो बताएंगे समुद्रों के द्वारा होता है, क्या होता है, समुद्रों के द्वारा होता है। तो मैं कुछ लैगून झीलों की उदाहरण आप बता सकते हैं, कहेंगे हाँ बता सकते हैं। देखो, जैसे आप देखेंगे केरल में कुछ झीलें हैं, जैसे एक आपको झील यहाँ मिल जाएगी जिसका नाम क्या है भाई, वेम्बनाड झील, वेम्बनाड झील। इसके अलावा एक मिलेगा आपका कौन सा, तो अष्टमुदी झील, कौन सा, अष्टमुदी झील, कौन सा मिलेगा, अष्टमुदी झील, है नहीं। वैसे ही आपको देखेंगे तो एक आपको झील मिल जाएगी कौन सी, ओडिशा में, उड़ीसा मिल जाएगी। एक आपको मिल जाएगा कौन सी, तो कह सकते हैं कि यहाँ पर तमिलनाडु में, तमिलनाडु में। देखिए जैसे एक आपका कौन सा होगा उड़ीसा में कौन सी, तो चिल्का झील, चिल्का झील। फिर से मिलेगा पुलिकट झील, तमिलनाडु में पुलिकट झील, कौन सा होगा, पुलिकट झील हो जाएगा। तो ये सब कैसे लैगून झीलों का क्या है, उदाहरण है। पहले देखिए, मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य स्थित है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर मानस या नागर होल। तो देखिए जो सभी को पता है कि भाई यहाँ पर तो कौन है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है नहीं, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है। बाकी बांदीपुर तो देखेंगे तो कर्नाटक में है, बांदीपुर कहाँ पे है, कर्नाटक में है। मानस आप देखेंगे तो असम में है, कहाँ पे है, असम में है। और नागरहोल देखेंगे तो ये भी कर्नाटक में ही है, कहाँ पे है, कर्नाटक में, ठीक है, कहाँ पे, कर्नाटक में। तो मध्य प्रदेश में कई सारे क्या हैं, राष्ट्रीय उद्यान हैं, और सबसे अधिक टाइगर रिजर्व भी हैं, है नहीं, सबसे अधिक टाइगर रिजर्व भी हैं। तो वहाँ पे पन्ना है, सतपुड़ा है, कान्हा है, बांधवगढ़ है नहीं,
ये सारे राष्ट्रीय उद्यान कहाँ के हैं? तो मध्य प्रदेश के ही हैं। अगला देखिए, पृथ्वी का बड़ा तटस्थ उपग्रह कौन सा है? चारोन, फोबोस, टिमोस, चंद्रमा। इन्हीं जो पढ़ने से पता चल रहा है कि हाँ कि पृथ्वी का एक ही क्या है? प्राकृतिक उपग्रह है, और उसका क्या नाम है? उसका नाम है चंद्रमा, यानी कि मून, है नहीं। तो ये पृथ्वी का क्या है? एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। लेकिन चंद्रमा से संबंधित अगर आप कुछ बातें ध्यान रख पाते हैं तो देखिए जरा, इसको हम लोग स्टडी कहते हैं कि स्टडी ऑफ मून, स्टडी ऑफ मून, तो उसको कहते हैं सेलेनोलॉजी। क्या बोलते हैं? उसे बोलेंगे सेलेनोलॉजी। तो सेलेनोलॉजी क्या है? तो पृथ्वी चंद्रमा के अध्ययन को सेलेनोलॉजी कहते हैं। सेलेनोलॉजी क्या है? तो ये चंद्रमा के अध्ययन को कहते हैं। फिर सेकंड पॉइंट अगर आ जाए कि चंद्रमा पे जो रेत है, रेत, उस रेत को क्या कहते हैं? उस रेत को कहते हैं हम लोग क्या भाई? शांति सागर कहते हैं। क्या बोलते हैं? शांति सागर कहते हैं। चंद्रमा कह सकते हैं कि यहां पर कि पृथ्वी का 1/6 क्या है? यहां पर गुरुत्वाकर्षण है। तो गुरुत्वाकर्षण फोर्स, ठीक है, पृथ्वी पर, पृथ्वी का कितना परसेंट लगता है चंद्रमा पर? तो 1/6 लगता है। मतलब यानी कि पृथ्वी पर कोई व्यक्ति अगर 60 kg का है, यानी 60 किलोग्राम का है, तो वो चंद्रमा पे अपने आप को 1/6 यानी कि वो 10 kg का महसूस करेगा भार। तो आप चंद्रमा पे जाएंगे तो हमेशा वस्तु की जो वजन होगा ना, उसमें कमी आपको प्रतीत दिखाई पड़ेगा, लेकिन द्रव्यमान में कोई बदलाव नहीं होता है। तो ध्यान रखिएगा, द्रव्यमान यानी कि मास में कोई बदलाव नहीं होगा, जबकि भार यानी कि वेट में कमी जरूर महसूस की जाएगी। चंद्रमा पे ही आप एक ध्यान रखिएगा कि चंद्रमा कह सकते हैं कि पृथ्वी व चंद्रमा चंद्रमा के बीच की दूरी, बीच की दूरी कितनी है? तो ये बताएंगे आप 3.4 लाख क्या है? किलोमीटर है। शायद मेरे हिसाब से लगा 3,84,406 किलोमीटर। पूरा क्या है? 3,84,406 किलोमीटर। ये क्या उसकी दूरी है चंद्रमा और किसके? पृथ्वी के बीच में। ठीक है, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में। बाकी आपने देखा चंद्रयान भी कई सारे हमने लॉन्च किए हैं। दिहांग दिबांग जयमंडल कहाँ स्थित है? ओडिशा में है, राजस्थान में है, आंध्र प्रदेश में है, या अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, अब देखो दिहांग दिबांग जो जयमंडल आरक्षित क्षेत्र है, ये कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में है। क्योंकि आप देखेंगे दिहांग और दिबांग ये दोनों क्या हैं? एक नदियां हैं, और ये दोनों नदियां अगर देखा जाए तो हालांकि जो दिहांग है वो तो ब्रह्मपुत्र को ही कहते हैं अरुणाचल प्रदेश में, लेकिन जो इसमें दिबांग है, दिबांग वो दिहांग की सहायक नदी है, अर्थात वो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ठीक है, इन्हीं नाम से क्या छोटे छोटे वहां पे पर्वत भी यानी श्रृंखला है, उसको भी यही नाम देते हैं। तो आप देखेंगे कि दिहांग और दिबांग जयमंडल क्षेत्र कहाँ पे है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश में भी देखे आपने कि शेषाचल की पहाड़ियां भी क्या हैं आपके? तो वो भी वायुजल में शामिल हैं। अब कह रहा है कि ब्रह्मांड के अध्ययन को डैश कहा जाता है? ज्योतिष शास्त्र कहते हैं, खगोल विद्या कहते हैं, भूगोल विद्या कहते हैं, या ब्रह्मांड विज्ञान कहते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे ब्रह्मांड के अध्ययन को, तो ये है ब्रह्मांड विज्ञान, कॉस्मोलॉजी। ठीक है, ब्रह्मांड को कहते हैं कॉस्मो। तो कॉस्मोलॉजी स्टडी ऑफ, कह सकते हैं कि जो कॉस्मोलॉजी स्टडी ऑफ कॉस्मो कहेंगे तो क्या होगा आपका? स्टडी ऑफ यूनिवर्स अगर कहा जाए, स्टडी ऑफ यूनिवर्स, तो क्या कहेंगे? कॉस्मोलॉजी। क्या होगा आपका? ये कॉस्मोलॉजी। क्या होगा? कॉस्मोलॉजी। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए। अच्छा, एक बार सवाल आपसे पूछा था कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में सर्वमान्य अभी तक का थ्योरी या सिद्धांत कौन सा है? तो ये देखेंगे कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति में, ब्रह्मांड उत्पत्ति संबंधी
सर्वमान्य सिद्धांत कौन सा है? अभी तक का तो यही है, आगे यदि दूसरा सिद्धांत आता है तो वो देखा जाएगा, लेकिन अभी तो यही है। उसको कहते हैं महाविस्फोटक सिद्धांत या बिग बैंग थ्योरी। महाविस्फोटक सिद्धांत या इसे ही कहते हैं बिग बैंग थ्योरी या सिद्धांत। ये कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है? कावेरी, गोदावरी, नर्मदा या कृष्णा? अब दक्षिणी भारत की ये कह रहा है ना, सबसे दक्षिण भारत की सबसे क्या है, लंबी नदी है। तो वैसे इसमें अगर सवाल दिया है ना, तो फिर इसके में तो आपका क्या होना चाहिए था, कावेरी ही होना चाहिए था, ठीक है ना। क्या होना चाहिए था, कावेरी होना चाहिए, क्योंकि अगर दक्षिणी भारत की, तो फिर क्या होगा, इसमें कावेरी होगा। क्या होगा, कावेरी होगा। अगर कहा जाए दक्षिण की गंगा, तो बताएंगे जो गोदावरी है इसे कहते हैं दक्षिण की गंगा। क्या कहते हैं, दक्षिण की गंगा। लेकिन जो कावेरी है इसे कहते हैं दक्षिण भारत की गंगा। अच्छा सवाल देखो क्या लिखा हुआ भाई। सवाल है कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये कौन सी है, ये है गोदावरी। क्या है, गोदावरी, ठीक है। लगभग 1400 किलोमीटर के आसपास में ये है, ठीक है। लेकिन अब देखेंगे यहां पर जो कावेरी है, इसे हम लोग कहते हैं क्या, इसे कहते हैं दक्षिण भारत की गंगा। दोनों में अंतर है, दोनों में अंतर देखो। गोदावरी कहते हैं दक्षिण की गंगा, जब उसे कहते हैं दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं, है नहीं। तो कावेरी उतना ही पवित्र मानी जाती है जितना गंगा मानी जाती है इंडिया में या नॉर्थ इंडिया में। तो पवित्रता के आधार पर कहते हैं कावेरी को दक्षिण भारत की गंगा, जबकि लंबाई के आधार पर हम लोग कहते हैं गोदावरी को दक्षिण की गंगा कहते हैं। क्या बोलते हैं, दक्षिण की गंगा कहते हैं, ठीक है। तो जो ये कावेरी नदी है, ये कहाँ से निकलती है, इसका उद्गम क्या है, तो बताएंगे इसका जो उद्गम है, वो उद्गम, ये दूसरा पॉइंट लिख रहे हैं, वो है कौन सा, तो कह सकते हैं कि केरल के ब्रह्मगिरी ब्रह्मगिरी पहाड़ी से, ब्रह्मगिरी ब्रह्मगिरी पहाड़ी से क्या होता है, इसका उद्गम होता है, ठीक है। जो कि कुर्ग या कोडागू जिले में ये ब्रह्मगिरी पहाड़ी पड़ती है, यह स्थित है। स्पेन की राजधानी क्या है, मैड्रिड, सेविल, ठीक है, सेविल, बार्सिलोना, ग्रेनाडा। तो देखिए स्पेन की राजधानी जो है वो है मैड्रिड। कौन सी है, मैड्रिड। कौन सी है, मैड्रिड। तो स्पेन कहाँ का देश है, यूरोप का देश है। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे लंबी नहर है, उद्योग मंडल नहर, कौन से, किंघम नहर, चंपकारा नहर या इंदिरा गांधी नहर? तो मेरे हिसाब से ये आंसर किसी का गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सबको पता होना चाहिए, है नहीं। क्योंकि पता है कि भारत की सबसे जो लंबी नहर है वो कौन सी है, इंदिरा गांधी नहर है, ठीक है ना। तो जो इंदिरा गांधी नहर है, ये ध्यान रखिएगा कि ये भाई के पंजाब के हरिके बैराज या बांध से निकाला गया है। हरिके बांध से निकाला गया है, निकाला गया है, ठीक है। और हरिके बांध वहीं पे बनाया गया है जहां पर सतलज में व्यास नदी आके मिलती है। तो हरिके बांध वहीं बनाया गया है जहां पे सतलज में, तो हरिके बांध कहां बनाया गया है, तो ये बताएंगे कि जहां पे सतलज सतलज और व्यास का संगम है।
तो सतलज नदी और व्यास नदी दोनों जहां मिलती हैं वहीं पे क्योंकि पानी का अमाउंट ज्यादा हो जाएगा, तो हमें बांध बनाना अनिवार्य है नहीं। तो ये, लेकिन आप देखेंगे कि जो इंदिरा गांधी नहर है ये आप देखेंगे इसका जो सबसे ज्यादा विस्तार है वो राजस्थान में है नहीं। तो इंदिरा गांधी नहर कहाँ पे है, तो ये कहेंगे ये कहाँ पे भाई, राजस्थान में या पश्चिमी राजस्थान में है। राजस्थान में भी है लेकिन कहाँ पे, पश्चिमी राजस्थान में है। तो जो इंदिरा गांधी नहर है इसका निर्माण कब हुआ था, हालांकि शुरू तो हुआ था ये, इसका निर्माण कार्य अगर मैं बात करूं जो शुरू हुआ था वो शुरू हुआ था 1952 में, है नहीं 1952 में। लेकिन इसका काम समाप्त कब हुआ, 1983 में। और 1984 में इसका नाम रखा गया था, है नहीं, इंदिरा गांधी। ठीक है, इंदिरा गांधी के नाम पे रख दिया गया था। ठीक है, बाकी इससे पहले इसको राजस्थान नहर के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, तो 1952 से शुरू हुआ था ये। और इसकी जो हम अगर देखिए इसकी जो लेंथ है ना, टोटल जो इसकी लंबाई है, ठीक है, वो कितनी है, तो वो है 649 किलोमीटर, यानी लगभग साढ़े 650 किलोमीटर क्या है इसकी लंबाई है, लेंथ है। तो ये दुनिया की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है, यानी इस नहर से क्या होता है, सिंचाई होती है। भारत की ही छोड़ो, ये दुनिया की सबसे बड़ी क्या है, ये है क्या है, सिंचाई परियोजना है। ठीक है ना, ध्यान रखेंगे कि ये क्या है, इससे हम लोग बात करें तो भाई ये दुनिया की क्या है, सबसे लंबी, ठीक है, सिंचाई परियोजना है, सिंचाई परियोजना है। ठीक है, सबसे लंबी। बाकी और भी देखेंगे, ऊपर उद्योग मंडल जो नहर है ये कोल्लम से कोट्टायम तक का इसका क्या है, लेंथ है नहीं। वैसे चंपकारा भी नहर हमारे भारत में ही है। तो ये इंदिरा गांधी नहर को आपको ध्यान रखना है। कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है, गुजरात, राजस्थान, कर्नाटक या तेलंगाना। तो देखो जो कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है ये आपका कर्नाटक में है। देखो परमाणु संयंत्र का मतलब ये होता है जहां पर एनर्जी को, परमाणु को जलाकर वेल्डअप किया जाए, जैसे यूरेनियम, थोरियम या अन्य प्रकार के परमाणु। राजस्थान में देखेंगे तो यहाँ पे आपका परमाणु ऊर्जा केंद्र है, उसका नाम है रावत भाटा। ठीक है, रावत भाटा। और गुजरात में देखा जाए तो यहाँ पे है काकरापार, काकरापार परमाणु ऊर्जा केंद्र, ये यहाँ पे है। ठीक है, अगर हम मुंबई की बात करें, महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में भी दो हैं, एक देखेंगे तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र और एक है जैतापुर परमाणु केंद्र। ठीक है, अगर आप यूपी की बात करेंगे तो यूपी में नरोरा परमाणु ऊर्जा केंद्र है जो कि बुलंदशहर में है। जिला कौन सा है, बुलंदशहर, गंगा नदी के किनारे। ठीक है, वैसे ही अगर हम बात करें जैसे कि और तमिलनाडु की, कहाँ की भाई, तमिलनाडु की बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे कलपक्कम, ठीक है, कलपक्कम और कुडनकुलम आपको मिल जाएगा, है नहीं, कुडनकुलम आपको मिल जाएगा, है नहीं। तो ये हमारे कुछ क्या है, परमाणु ऊर्जा केंद्र हैं जो आपको ध्यान रखने चाहिए। अब देखिए आज का अंतिम सवाल भाई क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे लंबा समुद्री तट है, कलंगुते बीच, मरीन बीच, कोवलम बीच या गोकर्ण बीच। तो इसके लिए सही आंसर क्या है, तो मरीन बीच। जो मरीन बीच है ये तमिलनाडु में है। कहां पे है, तमिलनाडु में है। ठीक है, जो लगभग 13 किलोमीटर के आसपास क्या है, लंबा है, 13 किलोमीटर के आसपास में क्या है, ये लंबा है। और कलंगुते जो बीच है ये आपका गोवा में है। ये कहाँ पे है, गोवा में है। कोवलम बीच की बात करते हैं तो ये केरल में है। और गोकर्ण बीच की बात करते हैं तो ये कर्नाटक में है नहीं। तो यहां पर आप देखेंगे तो सही आंसर क्या है, मरीन बीच, जो कहां पे है, तमिलनाडु में। तो आज के हमारे ये क्या रहे हैं, टोटल 20 क्वेश्चन रहे हैं। आपने इसको अच्छे से वॉच किया है नहीं, देखा है, समझा है।
तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।